नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स के YouTube चैनल पर मैं विमल असाटी एसी सर्किट के अंतिम लेक्चर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अंतिम लेक्चर इसलिए कहा क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीरीज रेजोनेटिंग सर्किट, सीरीज रेजोनेट LCR सर्किट पढ़ा, जिसमें हमने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, कंडीशन फाइंड आउट की कि रेजोनेंस कब आता है। हमने देखा कि रेजोनेटिंग कंडीशन में मैक्सिमम करंट क्या होता है, मिनिमम इम्पीडेंस क्या होता है, सर्किट का रेजोनेंस कर्व किस तरीके से लोअर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, मिडल फ्रीक्वेंसी में रिस्पॉन्ड करता है, और सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट क्यों कहते हैं। ठीक उसके अपोजिट अब हम बात करने वाले हैं अंतिम पड़ाव इस चैप्टर का, जिसका नाम है पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। जब हम बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की, तो पहला फर्क ध्यान में रख लीजिए कि ये पैरेलल रेजोनेंट कोई LCR सर्किट नहीं है, ये पूरी तरह से LC ही सर्किट जैसा होता है, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ऐसा इसीलिए कहा कि दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि सीरीज LCR था, LCR अब पैरेलल LCR होगा, ऐसा नहीं है। इट इज पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। और इस पैरेलल रेजोनेटिंग सर्किट में भी वही बातें हमको करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, अंडर व्हाट कंडीशन पैरेलल रेजोनेंस ऑकर्स, व्हाट विल बी द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ करंट when we supply the voltage or EMF to the parallel resonating circuit. What will be the value of current, what will be the value of impedance, what will be the nature of the resonance curve, what are the characteristics. All the questions are of same type, just like in the previous lecture we studied the series resonant circuit. So parallel resonant circuit is a combination of inductor coil of inductance L and a capacitor of capacitance C, which are connected in parallel with supply voltage. So we can write the consideration also. Consider a AC circuit, or consider an AC circuit consisting of an inductor coil of inductance capital L and a capacitor of capacitance capital C, which are connected in parallel with the AC main supply as shown in the figure below. तो हमारे आंखों के सामने जो नज़ारा दिख रहा है वो कुछ ऐसा है। आप कहेंगे ये कौन है? ये इंडक्टर कॉइल का इंडक्टेंस है, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है विथ AC मेन सप्लाई। जो सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है AC मेन सप्लाई, वो E इज इक्वल टू, अब भी E0 साइन ओमेगा टी फॉर्मेट में ही है, जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। E0 अब भी वही पीक वैल्यू ऑफ EMF है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जो भी सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है वो अल्टरनेटिंग EMF है, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसी को सप्लाई वोल्टेज भी हम कह रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज। और ये सप्लाई वोल्टेज जो दिया जा रहा है, उस वजह से सर्किट में फ्लो होने वाला करंट I है, रिजल्टिंग करंट I इज फ्लोइंग इन द सर्किट। अब सर्किट में करंट I फ्लो हो रहा है, सो ये I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसके अक्रॉस जो करंट है वो I सफिक्स L है, और कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो I सफिक्स C है। सो क्लियर कट दिखता है क्या है, टोटल करंट जो सर्किट में फ्लो हो रहा है वो I सफिक्स L प्लस I सफिक्स C के सम के बराबर है। जो टोटल करंट I
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि सभी को पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम है। मतलब ये जो EMF E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी दिया जा रहा है वो वोल्टेज इसके अक्रॉस भी है, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी है। मतलब E सफिक्स L का वैल्यू E सफिक्स C का वैल्यू E के बराबर है, लेकिन जो करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। सो I सफिक्स L इज द इंडक्टर करंट एंड I सफिक्स C इज द कैपेसिटिव करंट और कैपेसिटर करंट। सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू I सफिक्स L प्लस I सफिक्स C। लेकिन हमें एक रिजल्ट बहुत प्यारा पता है कि दिए गए EMF के लिए अगर ये इसके साथ पैरेलल है, सो दिए गए EMF के लिए जो करंट यहाँ रहेगा वो 90 से पीछे चलेगा। सो I सफिक्स L का जो इक्वेशन है इंडक्टिव करंट के लिए हम लिख सकते हैं I सफिक्स L इज इक्वल टू I0 सफिक्स L साइन ओमेगा टी माइनस I/2, और उसे हम इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। उसी प्रकार I सफिक्स C की अगर बात की जाए तो ये कैपेसिटिव सर्किट में फ्लो होने वाला करंट है। I सफिक्स O सफिक्स L था तो यहाँ I सफिक्स O सफिक्स C है। इसमें करंट आगे होता है 90 से EMF के कंपैरिजन में, सो ओमेगा टी प्लस I/2 इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है जो सप्लाइड वोल्टेज है वो इक्वेशन इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी इक्वेशन 1 है। जो सप्लाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होते हुए नजर आया वो करंट टोटल I है जो दो ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, I सफिक्स L और I सफिक्स C। I सफिक्स L करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर कॉइल विच लैग बिहाइंड द EMF बाय फेज एंगल 90 डिग्री। क्योंकि इंडक्टिव जैसा सर्किट है, L के साथ सर्किट देखो L के साथ पैरेलल में है, उसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ही आ रहा है, तो वो सर्किट में जो करंट आएगा वो 90 डिग्री के फेज से पीछे चलेगा क्योंकि वो इंडक्टिव जैसा है। कैपेसिटिव वाला जो करंट है वो 90 डिग्री से EMF से आगे चलेगा क्योंकि प्योर कैपेसिटिव जैसा वो दिख रहा है। सो EMF E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, लेकिन जो करंट I सफिक्स C है वो I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 है। आप सोच रहे होंगे सर I0 लिखना था सफिक्स में L लिखा, I0 लिखना था सफिक्स में C लिखा। उसके पीछे का रीजन है कि इसके अक्रॉस आने वाला पीक वैल्यू ऑफ करंट और इसके अक्रॉस आने वाला पीक वैल्यू ऑफ करंट दोनों सेम नहीं हो सकता। दोनों पीक वैल्यू है लेकिन ये इंडक्टर के अक्रॉस है और ये कैपेसिटर के अक्रॉस मतलब के थ्रू है, इसलिए इसे I0 सफिक्स L साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 बोला, पीछे चल रहा है EMF से। या I0 सफिक्स C साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 है, EMF से 90 से आगे चल रहा है। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो इक्वेशन 2 इंप्लाइज करके हमको कैपिटल I कुछ तो भी मिलेगा। कैपिटल I इज इक्वल टू पहली टर्म है I0 सफिक्स L साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 प्लस दूसरी टर्म है I0 सफिक्स C साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। आप सोच रहे होंगे सर अब तक आपने कंसीडर बोला, डायग्राम बोला और डायग्राम का नाम पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है, तो कहीं भी रेजोनेंस का जिक्र नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेजोनेंस का मतलब यहाँ इस बात से है कि दिए गए वोल्टेज की रिजल्टिंग करंट के साथ जब फ्रीक्वेंसी मैच होंगी, XL इक्वल टू XC की कंडीशन बनेगी, उस सिचुएशन में यहाँ करंट जब जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंपीडेंस जब मैक्सिमम हो जाएगा, उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। सीरीज में कहते थे कि जब करंट मैक्सिमम है, इंपीडेंस मिनिमम है, रेजोनेंस आता है। यहाँ उल्टा है, जहाँ करंट मिनिमम है, इंपीडेंस मैक्सिमम जैसा है, उस सिचुएशन में हम कहते हैं सर लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो और अगर करंट जीरो हो रहा है, I जीरो हो जाएगा रेजोनेंस में,
तो ये दोनों का काम क्या बचा? तो एक्चुअली आप देखोगे ये दोनों एक दूसरे को अपोज करने के लिए बने, क्योंकि जिस सप्लाई वोल्टेज पर, जिस एसी सप्लाई वोल्टेज पर जो फ्रीक्वेंसी इसको मिलेंगी, जो फ्रीक्वेंसी इसको मिलेंगी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये बढ़ता है उस फ्रीक्वेंसी पे कम होता है, क्योंकि रिएक्टेंस का जवाब आपको बहुत अच्छे से पता है। नेट रिएक्टेंस कैपिटल एक्स का मतलब मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी होता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल बढ़ता है उसी फ्रीक्वेंसी पर एक्सी कम होता है। सो रिलेशन दोनों में इनवर्स है। इससे एक बात साबित होती है कि एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर रेजोनेंस जब आएगा, जब रेजोनेंस आएगा और एक्सएल एक्सी के जब बराबर के रूप में नजर आएगा, सो उस कंडीशन में ये करंट और ये करंट 100% एक दूसरे को अपोज कर देगा। रिजल्टिंग करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब ये में V इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, मिलने वाला करंट फिलहाल ये है, लेकिन जब रेजोनेंस आ जाएगा सो मिलने वाले रिजल्टिंग करंट की वैल्यू 0 हो जाएंगी और उस 0 करंट पे हम कहेंगे रेजोनेंस आ चुका है। इम्पीडेंस जो भी रहेगा सर्किट का वो सबसे ज़्यादा है। लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर जब रेजोनेंस आ जाएगा, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा और एक्स जब 0 हो जाएगा तो जेड का आने वाला आंसर सिर्फ आर बचता है, लेकिन यहाँ तो रेजिस्टेंस है ही नहीं। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना, इंडक्टर कॉइल है, मैंने नहीं कहा कि वो निग्लिजिबल रेजिस्टेंस का है। कैपेसिटर है, प्लेट से, मेटल प्लेट से बना, मैंने नहीं कहा कि निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है। मतलब इन दोनों का जो कुछ भी रेजिस्टेंस रहेगा वो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इम्पीडेंस के रूप में हमको लास्टली नजर आएगा। फिलहाल अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की कंडीशन क्या है? पैरेलल रेजोनेंट सर्किट क्या है? द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस L and a capacitor of capacitance C along with the AC main supply is under the condition of parallel resonance if the resultant current is 0. If the resultant current is 0 under a certain particular frequency, under a certain particular frequency the resultant current is 0 when we apply some external अल्टरनेटिंग वोल्टेज। द रिजल्टिंग करंट की वैल्यू 0 रहेगी किसी ईएमएफ के लिए जब एग्जैक्टली करंट इंडक्टिव करंट कैपेसिटिव करंट से अपोजिट फेज में रहेगा 100%, तब रिजल्टिंग करंट 0 रहेगा। उस कंडीशन को रेजोनेटिंग कंडीशन ऑफ पैरेलल रेजोनेंट सर्किट कहेंगे। सो फिलहाल I इज इक्वल टू, अगर अच्छे से देखो सो I सफिक्स O सफिक्स L है। ये सब बातें इसलिए क्योंकि अगर आप सफिक्स में L और सफिक्स में C न लगाओ तो आंसर पहले ही 0 हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं आप देखिएगा, अभी बताऊंगा। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मतलब होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का मतलब होता है माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस I0 सफिक्स C। साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 का मतलब होता है कॉस ओमेगा टी। ये भाषाएं हमने इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में पढ़ी है। सर आपने अब भी कहा कि आंसर 0 हो जाता, बिल्कुल मैं अपनी बात तो लिख दूं, साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। भाषा पे जरूर ध्यान दीजिएगा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी कॉस ओमेगा टी। साइन थीटा माइनस 90 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अर्थात माइनस कॉस ओमेगा टी। मैंने कहा अगर मैं सफिक्स में L और C नहीं लगाता तो आंसर पहले ही 0 हो जाता। आप सामने देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि I0 सफिक्स L नहीं होता तो ये माइनस I0 प्लस I0 पहले ही कैंसिल हो जाता, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। सो I इज इक्वल टू, दोनों में जो टर्म कॉमन है वो फिलहाल कॉस ओमेगा टी है जो कि कॉमन है। ब्रैकेट में बची हुई टर्म I0 सफिक्स C है, ब्रैकेट के अंदर बची हुई टर्म I0 सफिक्स L है। सर इससे क्या करोगे? सभी को पता है करंट का मतलब, पीक वैल्यू ऑफ करंट का मतलब EMF अपॉन उसका रिएक्टेंस होगा। सो पीक वैल्यू ऑफ current across the capacitor or flowing through the capacitor
इज E0 अपॉन x सफिक्स सी, E0 अपॉन x सफिक्स सी। और अगर मैं इसकी बात करता हूं सो मैं उसे लिखूंगा E0 अपॉन x सफिक्स l। सभी को टर्म दिखाई दे रही है। सर ये वजह क्या थी? किसी भी प्रकार का करंट EMF अपॉन रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये कैपेसिटिव है इसलिए रिएक्टेंस है, वो इंडक्टिव है इसलिए रिएक्टेंस है। वोल्टेज अपॉन रिएक्टेंस, I इज इक्वल टू E0 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, I इज इक्वल टू E0 दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, साथ में cos ओमेगा t, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन x सफिक्स c माइनस 1 अपॉन x सफिक्स l। इतनी बात सबको समझती है? अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर कुछ देना चाहूँ तो, या फिर एक एडजस्टमेंट और एक स्टेप का कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा वाली भाषा हमारे पास मौजूद है। अगर E0 cos ओमेगा t के साथ 1 अपॉन x सफिक्स c है, x सफिक्स c का मतलब 1 अपॉन ओमेगा c होता है, x सफिक्स c का मतलब 1 अपॉन ओमेगा c होता है, सो ओमेगा c चला जाएगा ऊपर, xl का मतलब ओमेगा l होता है, सो ये टर्म मिल जाएंगी ओमेगा c माइनस ओमेगा l के साथ। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5। सो इतनी बात जो मैंने आपके सामने कही, इसमें दिए गए EMF के लिए रिजल्टिंग करंट हमको मिल रहा है, और इक्वेशन उस पड़ाव पर आ चुकी है कि अगर मैं ओमेगा c इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा l या फिर xc इज इक्वल टू xl आपके सामने रख दूं तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। और अगर ये आंसर 0 हो गया तो रिजल्टिंग करंट हो जाएगा 0। सो रिजल्टिंग करंट 0 कब आ रहा है? जब दिए गए EMF के लिए XC की वैल्यू XL के बराबर है। मतलब कंडीशन जब भी जो थी अभी भी वही है, जब भी XC XL के बराबर होता था रेजोनेंस आता था, लेकिन वहाँ करंट मैक्सिमम था, इम्पीडेंस मिनिमम था। यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। जब XC XL के बराबर होगा दोस्तों तो रिजल्टिंग करंट मिनिमम बोले तो सीधा 0 हो जाएगा, और करंट 0 होने पर इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा। जो भी मिलेगा ऑब्वियसली रेजिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन वो मैक्सिमम इम्पीडेंस ऑफर करेगा। तो इतनी बात सबके ध्यान में आई हो तो इसे नोट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, इस स्टेप से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा रेजोनेंस कंडीशन जैसी आएंगी सो रिजल्टिंग करंट क्या हो जाएगा? 0। हमें वो नजारा देखने को मिलेगा। आपके सामने जो शब्द है इक्वेशन नंबर 4 तक 5 तक, उसके आगे हम बढ़ते हैं। अंडर रेजोनेंस कंडीशन x सफिक्स c इज इक्वल टू x सफिक्स l, अर्थात चाहो तो ओमेगा c इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा l भी बोल सकते हो। ओमेगा c इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा l बोला तो भी चलेगा, xc इज इक्वल टू xl बोला तो भी चलेगा। इक्वेशन 5 implies सर ये xc इज इक्वल टू xl, उसको इक्वेशन 6 बोल दो, इसको भी इक्वेशन 6 बोल सकते हैं, दोनों, ये भी इक्वेशन 6 है, ये भी इक्वेशन 6। सो इक्वेशन 5 implies I इज इक्वल टू E0 cos ओमेगा t इंटू 0, क्योंकि जब ओमेगा c 1 बाय ओमेगा l के बराबर होगा तो ये पूरा आंसर 0 हो जाएगा। सो रिजल्टिंग करंट इक्वल टू 0 अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन में करंट की वैल्यू 0 हो जाएंगी। ये जो भी करंट है ये मिनिमम करंट कहलाएगा, मिनिमम करंट एट रेजोनेंस अंडर द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के अंदर हमको कंडीशन मिलेंगी जब करंट की वैल्यू क्या रहेंगी? 0। इसी सिचुएशन में अगर किसी ने हमसे इंपीडेंस की बात पूछी तो सभी जानते हैं इंपीडेंस का वैसे तो फॉर्मूला Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है, चाहे तो हम उसे इक्वेशन नंबर 8 कह सकते हैं। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन पर जाएंगे XL XC के बराबर है या आंसर 0 होगा, तो जो भी Z मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल R के बराबर होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएंगी। सर Z इक्वल टू R मैक्सिमम कैसे, जब भी तो मिनिमम था।
जब भी जो Z इक्वल टू आर था वो सबसे कम था और अभी जो Z इक्वल टू आर है वो सबसे ज़्यादा है। Z का और एक मतलब हमें पता है जिसे हम ERMS अपॉन IRMS भी कहते हैं फॉर द सर्किट, जिसमें उसकी वैल्यू R के बराबर है। अगर हमसे किसी ने यहाँ पर पूछ लिया कि IRMS जो भी करंट है वो मिनिमम है कितना है, तो जवाब आएगा कि वो करंट ERMS अपॉन कैपिटल R के बराबर है। उसे हम इक्वेशन नंबर 10 कह सकते हैं। सो दोस्तों, आपके सामने लगातार जो चीजें आ रही है, लगातार जो चीजें दिख रही है, वो प्योरली रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर आती जा रही है, जिसमें हम एक एक रिजल्ट देखे जा रहे हैं। रेजोनेंस की कंडीशन में करंट पिछली बार मैक्सिमम था, इंपीडेंस मिनिमम था। अब की बार करंट मिनिमम है, जीरो है रेजोनेंस पर, लेकिन इंपीडेंस मैक्सिमम की वैल्यू Z इक्वल टू R के बराबर दिखाई दे रही है। इसी रेजोनेटिंग कंडीशन में इक्वेशन 6 को इम्प्लाइज करके हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का एक बार फिर फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। इक्वेशन 6 की मदद से, चाहे ओमेगा C इक्वल टू 1 बाय ओमेगा L हो, हम लिख सकते हैं 2 पाई F सफिक्स R इंटू C। सर ये ओमेगा की जगह बिल्कुल सही, क्योंकि ये सादी फ्रीक्वेंसी नहीं है, अब ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। 1 अपॉन ओमेगा L के जगह 2 पाई F सफिक्स R इंटू L हम लिख सकते हैं। अगर आप फॉर्मूले को देखो तो जब भी जो स्टाइल थी वही स्टाइल में फॉर्मूला F सफिक्स R का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 2 पाई 1 बाय 4 पाई स्क्वायर LC, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, F सफिक्स R इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर का हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर LC। इसे हम इक्वेशन नंबर 11 कह सकते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। अंडर दिस कंडीशन द अप्लाइड EMF is equal to E0 sin omega t, but current I equal to 0, and current I equal to 0 means I suffix L and I suffix C are exactly equal. I suffix L and I suffix C are exactly equal but opposite phase. 180 degree phase, opposite phase difference is of pi radian, and under this condition the resonance occurs. Current will be minimum, impedance will be maximum. The resonance curve, we can observe the resonance curve also. This resonance curve is simply like this. This is for again lower frequency. This is current along y-axis. This is frequency along x-axis. Under the condition of resonance, this is the resonating frequency, F suffix R. Under the condition of resonance, the current approaches to minimum value that may be equal to 0 also, very close to the 0 value. Minimum frequency, minimum तो है लेकिन उसके approaching value 0 रह सकती है। Approaching 0 बहुत सारे के सामने बहुत छोटा। So lower frequency हो या higher frequency हो, यहाँ इंडक्टिव कैपेसिटिव की बात नहीं होती। सर क्यों नहीं हो सकती? पॉसिबिलिटी है, नो डाउट। यहाँ कैपेसिटिव जैसा बिहेवियर रहेगा। सर क्यों? शुरुआती फ्रीक्वेंसी है, लोअर फ्रीक्वेंसी है तो XC XL से बड़ा है, तो शुरुआती कैपेसिटिव दौर हो सकता है, थोड़ा करंट लीड कर सकता है, EMF पीछे हो सकता है, वो भी कंपेरेटिव इक्वेशन के अंदर, एक थोड़ा ज़्यादा दूसरा थोड़ा कम फेज के मामले में। हायर फ्रीक्वेंसी है तो थोड़ा इंडक्टिव बढ़ सकता है, कैपेसिटिव कम हो सकता है, वही भाषा जो हमने पढ़ी थी। लेकिन जब रेजोनेंट की कंडीशन आती है और जब XL XC के बराबर 100% हो जाएगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएंगी, तो करंट की वैल्यू सबसे कम, सबसे मिनिमम, और वो मिनिमम वैल्यू जो रहेंगी वो आपके सामने इक्वेशन नंबर 10 में आई है कि I सफिक्स RMS जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो ERMS बाय R या Z के बराबर है। सर रेजोनेंस आएगा तो क्या होगा? जैसा जब भी रेजोनेंस आता था तो उस रेजोनेंस पर हर चीज को वो एक्सेप्ट करता था। यहाँ रेजोनेंस आएगा
तो रेजोनेंस पर उस हर चीज को रिजेक्ट करेगा। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिजेक्टर सर्किट। उस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के पहले जो भी फ्रीक्वेंसी हो लोअर, उस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी हो हाइयर, उस पर सब एक्सेप्ट करता था, सिर्फ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पर रिजेक्ट करता था, इसलिए रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं। सर ये रिजेक्टर सर्किट वाली बात इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पर हमको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलना पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि ये रिजेक्टर सर्किट है। यहाँ करंट की वैल्यू मिनिमम अर्थात 0 हो सकती है, 0 अप्रोच कर सकती है। यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम बोले तो कैपिटल R के बराबर रहती है। ये सर्किट पैरेलल रेजोनेंस में तब आता है जब ओमेगा सी 1/ωL या XC ओमेगा XC XL के बराबर होगा, और ये तब होता है जब रिजल्टिंग करंट दिए गए ईएमएफ से नहीं, दिए गए ईएमएफ के बाद जो रिजल्टिंग करंट अंदर आ रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर में, अगर उनका फेज एग्जैक्टली अपोजिट हो, 180 डिग्री का हो, तो वो रिजल्टिंग करंट 0 करते हैं। और वो होना तब संभव है जब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। वो होना सब संभव तब है जब XC XL के बराबर है, जब ओमेगा C 1/ωL के बराबर है। सो ये बिल्कुल लास्ट टॉपिक था जिसमें हम लोगों ने पूरा AC सर्किट आज यहाँ कंप्लीट हुआ, और कुछ पोर्शन है शार्पनेस, चोक कॉइल, वो सब डिलीटेड पोर्शन है। स्टार्टिंग में जो डिलीटेड था मैंने बताया, अभी डिलीटेड नहीं बता रहा, उसके पीछे का रीज़न है, उसका कोई कहीं किसी टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारे वीडियोस आप देखेंगे, एग्ज़ाम में उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।